Good morning, student of 4th class. I am Simran, ma'am, your English teacher. In last class, we have done our 4th chapter of English reader book. Now, in this class, we will start our 5th chapter. Our chapter name, what is pollution? Let's start. Mother. First, mother. Well, Rahul, well का मतलब होता है अच्छा. It is very important topic. यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है या टॉपिक है. फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड देन स्पीक ऑन इट. अंडरस्टैंड का मतलब समझना. आपको सबसे पहले इसे बोलने से समझना चाहिए. राहुल. बट मम्मी, लेकिन मम्मी, आई डोंट नो इवन द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण. लेकिन मम्मा, मैं तो प्रदूषण का अर्थ भी नहीं जानता. मदर. ओह, दैट्स नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. इन सिंपल टर्म्स, साधारण तरीके से, पोल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन. प्रदूषण का मतलब होता है चीज़ों को अशुद्ध एवं साफ सुथरा न रहना. इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेड. अशुद्ध एवं अशुद्ध चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रदूषित या प्रदूषित चीज़ें कहलाती है. नेक्स्ट, राहुल. हाउ डू थिंग्स गेट पॉल्यूटेड. चीज़ें कैसे अशुद्ध हो जाती हैं या चीज़ें कैसे प्रदूषित हो जाती हैं? मदर. जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. साधारण तौर पर 3 तरह के क्या होते हैं? प्रदूषण होते हैं. वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण. ठीक है. लेट्स वी फाइंड आउट हाउ वाटर पॉल्यूशन टेक्स. फर्स्ट हमें यह पता लगाना है कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, वो कैसे होता है. मैनी पीपल्स बाथ एंड वॉश डर्टी क्लॉथ्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. काफ़ी तरह के जो लोग होते हैं वो नहाते भी हैं और अपने गंदे कपड़े हैं वो कहाँ पे धोते हैं? तालाबों में, झील में एंड नदियों में. एनिमल्स आर ऑल्सो वॉश्ड देयर. और जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको भी कहाँ पर? इन तालाबों में, झीलों में और रिवर्स यानी नदियों में इनको धोया जाता है या साफ किया जाता है. रबिश का मतलब होता है बकवास. एंड पॉइजन्स, इसका मतलब होता है विषैला. ठीक है. रबिश एंड पॉइजन्स केमिकल्स फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू देम. मिल्स और फैक्ट्री से निकलने वाला जो विषैला और गंदा पानी होता है, केमिकल से भरा हुआ पानी होता है, वो भी नदियों और झीलों में जाकर मिल जाता है. डे बाय डे दे आर बिकमिंग पॉल्यूटेड और अनक्लीन. दिन प्रतिदिन यह जो केमिकल्स या ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं? पानी को प्रदूषित कर देती हैं, उसको साफ सुथरा नहीं रहने देती. दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. हम इसको क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं. इफ़ वी ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर, यदि हम इस प्रदूषित जल को पीते हैं, वी मे गेट मैनी डिसीज लाइक जॉन्डिस एंड डियरिया. हमें काफ़ी तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे पीलिया, दस्त, एक्सेट्रा. ठीक है. राहुल. बट मम्मी, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड और एयर पॉल्यूशन टेक्स प्लेसेस. लेकिन मम्मी, हवा प्रदूषण कैसे होता है और हवा किस तरह से प्रदूषित होती है. एंड नाउ क्लास, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट एंड थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं कक्षा 4 हिंदी रीडर पाठ नंबर 7, साहस की जीत. पाठ का नाम है साहस की जीत, जिसमें हम शिक्षण संकेत में पढ़ेंगे. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति अपने साहस, परिश्रम, धैर्य एवं लगन से किसी कार्य को करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है, यानी कि उसको सफलता अवश्य मिलती है. इस पाठ में बताया गया है कि विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा से संपन्न ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता के बावजूद जीवन के शिखर को प्राप्त किया.
यानी कि अपंग होते हुए भी वो जीवन के शिखर को यानी कामयाबी जिन्होंने पाई। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर को। पहला है विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्फा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है यानी प्रतिज्ञा लेता है तो उन्हें सफलता उसके कदम चूमती है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी। इसी कारण 7 वर्ष तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे पहली बार विद्यालय गई तब साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच बटे हुए थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, परंतु श्याम वर्णीय विद्यालय में सुविधाओं का बहुत अभाव था। अभाव यानी बहुत ज्यादा कमी थी। विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती परंतु बहुत गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने, कपड़े धोने तथा सफाई का कार्य करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत जोरों पर थी, इसलिए उनकी तथा उनकी माँ की उचित देखभाल न हो सकी। इसके परिणामस्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया तथा लाल बुखार यानी जिसको हम स्कारलेट ज्वर भी कहते हैं जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गई। श्रीमती रुडोल्फ ने विल्मा को उनके चिकित्सकों को दिखाया। उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है और अब वे कभी नहीं चल पाएगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा आघात लगा यानी बहुत गहरी चोट लगी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और विल्मा को 50 मील दूर तक अस्पताल लेकर गए। वहां उन्होंने धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया। डॉक्टर ने श्रीमती रुडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके भी सिखाए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई और वह 12 वर्ष की अवस्था में बैसाखियों या धातु की टांग के बिना सामान्य रूप से चलने लगी। ऐसा संभव हुआ श्रीमती रुडोल्फ के अथक परिश्रम और विल्मा की प्रबल चेष्टा के कारण। इसके बाद विल्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी बहन योलांडा की तरह बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गई। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें टेनिस की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात विल्मा ने अपनी पढ़ाई को एक वर्ष के लिए रोक दिया और अपना पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलने में लगा दिया। सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विल्मा ने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। जब वे केवल 16 वर्ष की थी तो उन्हें ओलंपिक खेल यानी जो 1956 में हुए कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 1960 में वे पहली अमेरिकी महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक जीते यानी गोल्ड मेडल जीते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समारोह आयोजन करवाया जिसमें रंग भेद के विरुद्ध लड़ने के निर्णय लिया। उनकी उपलब्धियां तथा योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें विशेष अतिथि और कुशल वक्ता के रूप में विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में भी आमंत्रित किया जाता था। सन 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुबर्ट हम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया। विल्मा ने विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन नाम का एक संस्था खोली जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों को मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई एवं अन्य सुविधाएं दी जाती है। सन 1977 में इन्होंने आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था विल्मा। इसी आत्मकथा पर एक फिल्म भी बनी। विल्मा का जीवन अत्यंत प्रेरक है। उन्हें ये सिद्ध कर दिया कि प्रयत्न एवं परिश्रम के द्वारा अक्षम होते हुए भी व्यक्ति सक्षम हो सकता है। 54 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर ये विश्व प्रसिद्ध महिला
12 नवंबर 1994 को सदा के लिए सो गई। Students, class 4th, chapter 5th. Today we will start our reading with food preservation. Preservation means क्या होता है? बचाव। खाने को हम कैसे प्रेजर्व कर सकते हैं, उसको बचा के कैसे रख सकते हैं। ईटिंग फूड दैट इज़ क्लीन एंड फ्रेश इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम साफ़ और ताज़ा खाना ही खाएं। स्टॉल और डर्टी फूड में लीड to hazards such as severe stomach pain and food poisoning. जो स्टॉल खाना होता है, जो बासा खाना होता है या फिर गंदा खाना होता है, उससे बहुत ही नुकसान होता है हमारी बॉडी में। उससे हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? पेट में दर्द भी हो सकता है। फूड प्रेजर्वेशन इज़ ए टर्म फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट हेल्प टू प्रेजर्व फूड। फूड प्रेजर्वेशन वो टर्म है जिससे अलग अलग जो फूड हैं, जिसमें अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा हम फूड को क्या कर सकते हैं? प्रेजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग स्टॉल, और इसे बासा होने से बचा सकते हैं। अनफिट फॉर कंजप्शन, खाने में बासा खाना खाने से भी बचा जा सकता है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड आर यूज शो दैट फूड कैन बी स्टोर सेफली। इसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हम फूड को स्टोर कर सकें और इसको सुरक्षित रख सकें। सेफली फॉर कंजप्शन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम लंबे समय तक इसको बचा के रख सकें और इसका सेवन कर सकें। फूड प्रेजर्वेशन इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द ग्रोथ्स ऑफ बैक्टीरिया। जब हम फूड को प्रेजर्व करके रखते हैं तो ये किससे बचाता है? किसकी ग्रोथ से बचाता है? खाने पे बैक्टीरिया क्या उनकी ग्रोथ नहीं आते। बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीटाणु। फंगी क्या होती है? फफूंद। और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। डेट कोज स्पॉइलेज, जिससे खाना खराब होता है। इन चीज़ों का वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is chapter number 13. Dear students, एक बार मैं आपको आपका सिलेबस समझा देती हूँ। हमने अपने जो एग्ज़ाम है PT1 उनके लिए अपना जो सिलेबस है वो डिवाइड किया था, लेकिन हमारा जो PT1 एग्ज़ाम है उसके अंदर हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आया। अब जो ये सिलेबस होगा ये हमारे हाफ ईयर एग्ज़ाम के लिए होगा। तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। और जो हमारे PT1 एग्ज़ाम से पहले जब हमारा सिलेबस चल रहा था उसके अंदर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी हमारा डन हो चुका है। मीन्स सभी स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 कंप्लीट होने चाहिए फेयर नोटबुक में। Today I will start your chapter number 13, स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 13, उसके बाद उसका नेम ड्रॉ करेंगे फेयर नोटबुक में। स्टडी ऑफ द पास्ट, जो हमारा पास्ट है, बीता हुआ कल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो इसका नेम क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट। उसके बाद इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफिकल्ट वर्ड्स। जो हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY। सेकंड है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। थर्ड है इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन। फोर्थ है सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस। फिफ्थ है इंस्क्रिप्शंस, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस।
inscriptions. Inscriptions. Sixth है weapons, weapons, weapons. Seventh है information, information, information. Eighth है monuments, monuments, monuments. Ninth है literary, literary, literary. Tenth है ancient, ancient, ancient. Dear students, you should write these difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting, and learn and write these difficult words. Thank you students. I hope you understand.